हम यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते हैं वो आए, क्योंकि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी है वो। और लेकिन एक सेक्शन का ये मानना होता है कि एक बार यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो सारी समस्याएं सॉल्व हो गई, और दूसरी तरफ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि आ जाएगा तो 1% कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन दोनों में से कोई एक ठीक है, या सच्चाई इन दोनों के बीच में कहीं लाई करती है जैसा नॉर्मली होता है? तो आप क्योंकि अलग अलग विषयों से जुड़ी रही हैं, आपका एक जो पर्सपेक्टिव होता है वो ब्रॉडर, उसमें ब्रॉडर सेंस में रहता है। तो यहीं से मैं आपसे ये चर्चा शुरू करना चाहता हूँ। नीरज जी, जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, मेरा मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो समय था वो था 1950s में, जबकि नेहरू ने बहुत जबरन हिंदू कोड बिल पेश किया 1950s में। और आनन फानन में, ये तो नहीं कह सकते कि डिबेट नहीं हुई, क्योंकि उस वक्त बहुत भयंकर डिबेट हुई थी। और क्योंकि उस वक्त कोई भाजपा नहीं थी, कोई हिंदू महासभा की कोई ऐसी प्रेजेंस नहीं थी, तो ज्यादा जो उसका विरोध हुआ हिंदू कोड बिल का, जो बड़ा it was an attempt to ride roughshod without understanding. उस वक्त नेहरू सरकार को, और जो उसमें रिफॉर्मिस्ट थे, लेफ्टिस्ट ओरिएंटेड, उन सबको कांग्रेस के बीच में से ही घना विरोध सहना पड़ा। और उस वक्त की अगर हम पार्लियामेंट्री डिबेट्स पढ़ें तो इतने तरह तरह के विद्वान लोग, साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से, नॉर्थ से, हर प्रांत से विद्वान लोग भी थे। हमारे आज के जैसे मैकॉले पुत्र या बिल्कुल ही कम समझ वाले जैसे हमारे एमपी बन गए, ना पढ़ना ना लिखना, उनको याद ही नहीं रहता कि काम उनका मेन लेजिस्लेशन है। तो कोई तैयारी नहीं होती, पार्टी विप मिल जाती है कि ये तो जी तुम्हें वोट करना है, कोई दिमाग लगाता ही नहीं, केवल ऑपोजिशन वाले दिमाग लगाते हैं, वो भी ऊल जलूल अड़चनों वाली, कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड हो ऐसा नहीं। पर उस वक्त की जो डिबेट्स हैं, और ये मैंने डिबेट्स 1980s में इस पे अध्ययन करके, हिंदू कोड बिल पे मिथ और रियलिटी, एक छापा था इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में, बड़ा पेपर, जो कि उस समय भी अपने वक्त का माना जाता था। ये बहुत पायनियरिंग स्टडी है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग तब भी आई थी और बहुत जोर शोर से आई थी। सभी ये कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू इम्पोज अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो क्यों नहीं करा जा रहा। और दूसरी ओर बिना हिंदू कम्युनिटी की बात समझे, और जानकारी इतनी कम, क्योंकि जो इतनी वेरिएशंस हैं हमारे देश में जिसको डाइवर्सिटी कहते हैं, ये डाइवर्सिटी सिर्फ ये नहीं है कि साउथ वाले डोसा इडली खाते हैं और हम नॉर्थ वाले कीमा पराठा खाते हैं। ये डाइवर्सिटी इन सतही चीजों में नहीं है। फैमिली पैटर्न में, हिंदू लॉ के कितने जो अलग अलग स्कूल्स हैं। और मजे की बात यह है कि उस वक्त जो विरोध था वो ज्यादा इस बात पे नहीं था कि औरतों को बराबर के हक नहीं दिए जाने चाहिए। उस वक्त जो आप मेरा पढ़ेंगे अगर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में, जो मेरा हिंदू कोड बिल पे पेपर छपा है, जो उस वक्त का विरोध था वो इस बात पे था कि आप बहाना या नौटंकी कर रहे हैं औरतों को हक देने की, परंतु जो उनके मौजूदा हक हैं उनको बहुत भारी किस्म से आपने न्यूट्रलाइज किया है, खासकर उन कम्युनिटीज में जैसे हमारे मातृवंशी परिवार, साउथ में, नॉर्थ ईस्ट में, मैट्रिलिनियल कम्युनिटीज, आपने उनकी तबाही कर दी। इसी किस्म से दया भाग सिस्टम वाले जो है, वहां औरतों के हक काफी मजबूत होते थे। आपने मान लिया कि बेटी को विदा करना है, कन्यादान के बाद उसका हक पिता के घर में नहीं रहता वगैरह। तो लोगों ने वेल इन्फॉर्म्ड क्रिटिक्स दिए नेहरू ने, और नेहरू ने बिल्कुल नहीं सुना, जो उसकी आदत भी थी। और जो जैसे आज कांग्रेस पार्टी, भाजपा कोई भी बात करती है तो वो इसको राइट विंग कर देते हैं। इन्होंने अपने अच्छे अच्छे नेताओं को, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उस वक्त विद्वान लोग थे कांग्रेस के पास। अभी तो बिल्कुल लुम्पनाइज्ड है कांग्रेस भी, तो नहीं, तब भी नहीं सुना। खैर, उस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग को भी पांव तले रौंदा गया, बिल्कुल इग्नोर किया गया। लोगों ने कहा कि एक ही कम्युनिटी क्यों पेल रहे हो। खैर, वो आपने समय निकाल दिया। और सबसे दुख की बात है कि हिंदू लॉ रिफॉर्म के नाम पे आपने कहीं इतनी भयंकर गलतियां की, और उसमें एक हाथ से देने का प्रयत्न या नाटक करने के साथ साथ दो हाथ से छीना औरतों के अधिकारों को। ये असल में हुआ, जो कि मैंने मेरे हिंदू कोड बिल के जो पेपर पे, उसमें सक्सेशन लॉज में क्या बेईमानियां हुई, अडॉप्शन लॉ में, कस्टडी लॉ में, वगैरह वगैरह। चलिए, वो जमाना गया। अब क्या है, अब ये एक इमोशनल नारा बन गया है। वो भी इसलिए क्योंकि शाहबानो के वक्त जिस किस्म से मुस्लिम कम्युनिटी ने अंधेर मचाया था इस देश में, और शाहबानो को मिला क्या था, आप देखिए नीरज यात्री जी, केवल मेंटेनेंस। अच्छा, बुढ़ापे में आके 20 साल उसने कोर्ट के धक्के खाए, और सुप्रीम कोर्ट, हमारा हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड, आप बताइए उसको कितनी मेंटेनेंस दी। उसके पति ने जो उसको तलाक 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 करके बुजुर्ग उम्र से घर से निकाल दिया, 179 रुपीज, दैट वाज द प्रिंसली सम। उन दिनों भी 1980s में 179 में आपको झाड़ू पोछे वाली भी नहीं मिलती थी, उससे ज्यादा आपको घर के काम के लिए देना पड़ता था। तो आपने एक औरत जिसने अपनी जिंदगी वहां लगा दी, उसके कीमत डाली 179 रुपीज अ मंथ की मेंटेनेंस। और हुआ क्या कि जिस तरह मुस्लिम कम्युनिटी चढ़ गई राशन पानी लेकर राजीव गांधी सरकार पर, और इसमें सलमान खुर्शीद वगैरह इनसे तथाकथित लिबरल फेसेस का भी मुस्लिम कम्युनिटी के बड़ा हाथ था, जिन्होंने इंस्टिगेट किया कि इससे तो आपका मुसलमानों में सारा उसका वोट बैंक खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट को नकार के एक बहुत भयंकर, ये नहीं मैं मानती हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई बहुत नियामत दी थी मुसलमान औरतों को, और वो भी माइंड यू, जो मेंटेनेंस मिली थी वो सेक्शन 125 आईपीसी के, और वो थी, यानी वो डेस्टिट्यूट्स के लिए प्रोविजन है, वो बीवियों के लिए प्रोविजन नहीं है। और डेस्टिट्यूट्स के लिए जो प्रोविजन थी उसमें केवल 500 रुपए तक डेस्टिट्यूट पेरेंट, डेस्टिट्यूट कोई भी फैमिली का मेंबर मांग सकता है। शी डिड नॉट इवन गेट द राइट्स एज अ वाइफ। फिर भी अंधेर मचा दिया मुस्लिम समुदाय ने, और जैसे आनन फानन में फिर राजीव गांधी जी ने डर गए, बिदक गए, और फिर मुस्लिम विमेंस प्रोटेक्शन एक्ट ले आए, जिसकी कोई तैयारी नहीं, जिसका कोई इम्प्लीमेंटेशन का प्लान ऑफ एक्शन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ लफाजी घोड़ा छोड़ दिया, हवाई घोड़ा छोड़ दिया, हवाई तीर छोड़ दिया, और फिर थिंग्स केम बैक टू ground, it reverted back to, it was business as usual. And the process of reform was, if anything, it suffered a major setback. और उस वक्त, अच्छा मजे की बात देखिए, मैं अभी आऊंगी कि हमारे हिंदू कम्युनिटी के लिए आज यूसीसी क्यों खतरनाक हो सकता है। मेरा आज का मेन थीम ये है, ये नहीं कि यूसीसी लाओ, कृपया इसके खतरे भी पहचानो और उसके खतरों के लिए तैयार होके सेफगार्ड्स पहले से ही तैयार करिए। वो मैं एक मिनट में बताऊंगी। परंतु उस वक्त आप देखिए, सारा लेफ्ट, सारी फेमिनिस्ट हमारी बहनें, they were in favor of सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। संयोग देखिए, उस वक्त भी मैंने यही कहा कि खामखा में ये यूसीसी की बजाय जो मैंने फॉर्मूला पेश किया था उस वक्त
कि ये ज्यादा कारगर होगा और फसाद भी नहीं होगा। उसका एक रिवाइज्ड वर्जन, अपग्रेडेड वर्जन, बुनियादी तौर पे वही जो उस वक्त मैंने सवाल खड़े किए थे, और आज इन अ शार्पर मैनर, क्योंकि तब मैं भी इतनी बातें समझती नहीं थी, मुस्लिम माइंडसेट, इस्लामिक माइंडसेट, इनके एजेंडा को, इनकी राजनीति को। हम भी तो उस वक्त काफी मासूमी थे। आज भी बुद्ध हैं, उनके मुकाबले में ना तो आप ना मैं उनका मुकाबला कर सकते हैं शातिरता में। फिर भी जो आज की समझ है, देखिए क्यों हिंदुओं के लिए अनमिक्स्ड ब्लेसिंग नहीं है ये, और खतरा बढ़ सकता है हमारे लिए। आज अगर माने तो हिंदू समाज के लिए सबसे बड़ा जो हमारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है वो है डेमोग्राफिक इन्वेजन और डेमोग्राफिक चेंजेस, जिसमें लव जिहाद एक हथियार के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। हिंदू लड़कियों को भगाना, उनको ट्रैप करना, इसको लव जिहाद तो नहीं, इसको सेक्स जिहाद कहना चाहिए, या वूम्स के लिए जिहाद। जैसे लैंड जिहाद है तो वूम्स के लिए जिहाद, कैप्चर वूम्स ऑफ नॉन मुस्लिम विमेन। क्योंकि मैं तो रेप जिहाद कहता हूँ जी। अगर मान लीजिए रेप नहीं भी है, मान लीजिए किसी ने बीवी को अच्छी तरह रख लिया, जैसे शर्मिला टैगोर जी सोचती हैं कि वो अच्छी तरह रही, या करीना कपूर सोचती हैं करीना खान बनने के बाद, मान लीजिए वो बहुत स्वेच्छा से भी है, बट द फैक्ट इज कि आपकी अगली पीढ़ी पे उन्होंने कब्जा कर लिया। आप तो कन्वर्ट हुई, पर आपके बच्चे भी फिर तैमूर खान बनते हैं, वो सीधे साधे मुसलमान भी नहीं बनते। आप देखिए किस माइंडसेट से नाम भी दिए जाते हैं, बेशर्मी, और किस किस्म का अग्रेशन है, और वो भी ऐसी फैमिली से जो पेशावर से रेफ्यूजी बन के आए। मेरी माँ भी, राज कपूर साहब जिस घर मोहल्ले में रहते थे पेशावर, मेरी माँ उसी मोहल्ले में रहती थी, तो वो भी उधर उनका पृथ्वीराज जी का जो घर था, तो वहां से वो भी उजड़ के आए। फिर भी इसके बावजूद भी हम हिंदुओं में है ही नहीं ये बोध, हम पे खतरे मंडराते हैं। हम फिर भी अल्लाह ईश्वर तेरो नाम करके सोचते हैं कि हमने अपना फर्ज निभा दिया हिंदू मुस्लिम भाई भाई करके। अच्छा, उनके मुंह से नहीं कहलवा पाते, चलिए मजबूरी है हमारी और कमजोरी है हमारी, उसको आज फेस करना भी जरूरी है कि हमारी कमजोरी है, उनके मुंह से हम नहीं कहलवा पाते। अल्लाह ईश्वर एक ही है। अच्छा, अभी देखिए ये बहुत बड़ा खतरा है, और आज अगर हिंदू लड़कियां, ज्यादातर हिंदू लड़कियां डरती हैं मुस्लिम पुरुष से शादी करने को, उसका मेन कारण है मुस्लिम पर्सनल लॉ की जो दहशत है कि यहाँ ट्रिपल तलाक, यहाँ पॉलिगमी, यहाँ हलाला, यहाँ एक ही परिवार में कई मर्दों को सेटिस्फाई करना, ये लाजमी बन जाता है। वहाँ बुराई नहीं समझा जाता। हमारे यहाँ बहू पे बुरी नजर डालना, भाभी पे बुरी नजर डालना अगर कोई करता है, और करते हैं, ऐसा नहीं, पर इतना बुरा समझा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को लोग समाज से निकालने को तैयार हो जाते हैं। ये समाज में बहिष्कार ऐसे व्यक्तियों को झेलना पड़ता है। पर मुस्लिम समुदाय में ऐसा नहीं है। तो लड़कियां डरती हैं इन सब बातों से, पॉलिगमी से, हलाला से, फिर बिकमिंग अ सेक्स स्लेव इन अ फैमिली ऑफ मल्टीपल मेल्स, और ऑफ कोर्स ट्रिपल तलाक। इसकी जानकारी पूरी कभी थी नहीं औरतों में, अब आनी शुरू हुई ही है। और कोई सिरफिरी होती है जो भाग लेती है, इलोप हो जाती है, माँ बाप को दुत्कार के, माँ बाप को जलील करके दुत्कार के जाने वाली एक बहुत छोटा सा तबका है जो जेन्युइन लव मैरिज होती होगी। और वहाँ पेरेंट्स भी, जैसे अभी हाल ही में हुई है एक शायद गुजरात में, जहाँ पेरेंट्स ने खुद की है, उसको रोका जा रहा था, या महाराष्ट्र में एक मराठी परिवार ने, तो वहां उन्होंने कहा कि हम खुशी से कर रहे हैं, चलिए ऐसी को तो फिर भी हम नजरअंदाज कर सकते हैं, जहां सही में दोनों परिवार गारंटी ले रहे हैं उस शादी की। पर ज्यादातर
ऐसा नहीं होता, एक तरफ बिल्कुल कट जाती है लड़की, और उसके साथ ऊंच नीच कुछ भी हो तो उसका कोई सहारा नहीं रहता। ये बाय द वे मेरे नाना की बहन के साथ हुआ था पेशावर में। मेरे नाना की बहन, ये बाद में बहुत पता चला, फैमिली में ऐसी बातें कम ही बचपन में सुनने में आती थी। मेरे नाना की बहन बहुत जल्दी विडो हो गई थी, बहुत सुंदर भी थी, तो बहुत छोटी उम्र में। तो मेरे नाना क्योंकि बहुत प्रोग्रेसिव फ्रीडम मूवमेंट के और झुकाव वाले, आर्य समाजी झुकाव वाले थे, तो उन्होंने बहन को कहा, भाइयों ने, कि हम आपकी स्वेच्छा से शादी कर देंगे इस छोटी उम्र में, आपके लिए ऐसे जीना सही नहीं है। और बहन ने मना कर दिया, नहीं मुझे नहीं करनी। और फिर एकाएक कुछ एक आध वर्ष के बाद या जो भी, शी इलोप्ड विद अ मुस्लिम। अच्छा, अब चली तो गई, तो जाहिर है परिवार ने रिश्ता तोड़ना ही था। इतना बड़ा अपमान झेलना बहुत मुश्किल होता है किसी भी परिवार के लिए, बल्कि भाग के शादी कर रही है। और फिर क्या हुआ कि जब पार्टीशन के बाद मुझे मालूम हुआ मेरी किसी डिस्टेंट मौसी के माध्यम से कि वो महिला को फटकार के, उसका इस्तेमाल करके, उसकी गर्भ का इस्तेमाल करके, जो भी उसके बच्चे हुए होंगे उनको रख के पार्टीशन में इतना उसके साथ दुराचार हुआ होगा अपने उस मुस्लिम परिवार के साथ, कि वो फटे हाल में फिर हिंदुस्तान आई पार्टीशन के बाद। अब यहाँ मुंह भी नहीं था उनका कि मैं किसी भाई के पास जा सकूं, और किस हाल में वो जी होंगी ये हमें बहुत बाद में पता चला, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि वो आई। और यही हाल बहुत सी लड़कियों का होता है कि वो वापस आने लायक भी नहीं है। उनको अगर सेक्स ट्रेड में धकेल दिया, या एक घर में 4-4 मर्द उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, या ट्रिपल तलाक हो जाती है, तो ये कितने प्रोग्रेसिव सर्कल्स में भी कैसा होता है। भैरप्पा जी का नॉवेल है ना, आवरण, उसमें बहुत सुंदर उन्होंने की, प्रोग्रेसिव सर्कल्स में भी कितना इसका खतरा बना रहता है। और ये नहीं कि आपने किसी लेफ्टिस्ट प्रोग्रेसिव रेडिकल के साथ शादी कर ली, अब तो आप सेफ हैं, क्योंकि वो आपको मार्क्स एंगल्स और सार्त्र की कोटेशन देगा विमेन्स राइट्स पे, कोई गारंटी नहीं। तो अब ये सवाल है कि अगर यूसीसी आ जाता है, इम्प्लीमेंट हो ना हो, पर एज यू वेल नो मुस्लिम समाज में इस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस है तकिया, अलतकिया, यानी आप नौटंकी, तकिया, दैट्स राइट, अलतकिया, यानी आप ऊपर से आडंबर बना लीजिए अच्छा बनने का। तो अब लड़कियों को फांसने के लिए ये भी झांसा होगा कि देखो अब तो यूसीसी आ गया, अब तो कोई डरने की बात ही नहीं है, नाउ योर राइट्स आर सुरक्षित। और हमारी मूर्ख बहनें, हिंदू बहनें, बेटियां, कोई उनके आज के दिन उस तरह के संस्कार हैं भी नहीं, परिवार दे भी नहीं पा रहे हैं, उनको इस्लाम के खतरे के बारे में मालूम ही नहीं है, उनको इस्लाम की सारी जानकारी बॉलीवुड के मुगले आजम, मेरे महबूब वगैरह की रोमांटिक पिक्चर्स से ही मिलती है। एक मिनट पानी ले। तो उनके पास इतनी रोमांटिक नोशंस होती हैं कि इस्लाम के बाद, कबूलने के बाद क्या क्या रोमांस आने वाला है, 14वीं का चांद मैं बनने वाली हूँ, और जब मेरा बुर्का ऊपर उठेगा तो सब कयामत फिदा हो जाएगी, और पति तो शायर बन ही जाएगा। तो ये जो उम्मीदें गलत किस्म की हैं कि उस पार, बॉर्डर के उस पार कितनी हसीन जिंदगी है, जो बॉलीवुड ने बखूबी हमें दिखाया है और झांसा दिलाया है। तो आप देखेंगे तेजी से मुस्लिम लड़कियां और आसानी से झांसे में फंसेंगी। तो ये एक रोड ब्लॉक है मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारी बेटियों के लिए। हम कम से कम कह तो सकते हैं, अगर कोई लड़की शादी करने जा रही है उसको आगाह तो कर सकते हैं, फिर वो पलट के जवाब देगी अपने माँ बाप को
कि अरे अब तो यूसीसी है, अब तो बराबर है, अब क्या, तो इवन हिंदू मैन कैन मैल ट्रीट मी, सो व्हाट।